बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, जो कि FON का चैप्टर है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले आपने सेफ़्टी के बारे में जानना है कि सेफ़्टी क्या है। तो द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ़, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी। आपको समझ आ गया होगा कि आप बिल्कुल महफूज फील करते हो, आपको कोई ख़तरा नहीं है, आपको कोई रिस्क नहीं है, आपके बॉडी में कोई ज़ख़म नहीं है, तो ये इसको आप सेफ़ कह सकते हो। ठीक है, वही बात है कि दोबारा भी वही बात बताई गई है, क्वालिटी ऑफ बीइंग सेफ, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, रिस्क, इंजरी। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे। सेफ़ केयर इज़ अ बेसिक नीड, हर किसी की ज़रूरत है, ये सेफ्टी वगैरह हर किसी को चाहिए होती है। और नर्सेज़ का क्या काम है सेफ्टी, और इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद अ सेफ़ एनवायरनमेंट। अच्छा, नर्सेज़ का काम ये है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि आपने उसको एक सेफ़ और अच्छा एनवायरनमेंट देना होता है। मतलब अगर वो आपके पास आता है और आपके पास से सही होके नहीं जाता, तो ये आपने उसको सही एनवायरनमेंट नहीं दिया, या अगर आप उसको मतलब मज़ीद ख़राब कर देते हो, तो ये आपने उसको मतलब सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस, इन्फेक्शन कंट्रोल, हाइजीन असिस्टेंस, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है सेफ़ एनवायरनमेंट। तो इसमें आपको दिखाया गया है कि सेफ़ एनवायरनमेंट क्या है, कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं कि आपने क्या करनी है। मतलब देखनी है, अगर आप सीढ़ियों पे चलते हैं तो सीढ़ियों के साथ जो हैंडल होता है उसको पकड़ के चलना है, ताकि अगर आपका पैर स्लिप भी हो तो आप जो है वो गिरे ना। अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो जो लैब वगैरह जो कोर्ट होता है वो स्विमिंग के लिए, स्विमिंग कोट कहते हैं, पता नहीं क्या नाम है उसको, मतलब आप पहन के जाएं, तो ये फ़ोटो से आपको पता चल जाता है। अच्छा, क्लाइंट सेफ्टी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई सेवरल फैक्टर्स। इसमें मतलब सेफ्टी के भी मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स होते हैं। एज, आपका जितना ये एज बढ़ता जाता है आपकी सेफ्टी कम होती जाती है। ठीक है, लाइफस्टाइल भी आपका डिपेंड करता है। सेंसरी एंड परसेप्चुअल अल्ट्रेशन, अगर आप कोई चीज़ फ़ील करते हो सही से या फ़ील नहीं करते, तो उसमें भी अगर कोई मसला आ जाता है तो आपको ख़तरा हो सकता है। मोबिलिटी, आप कितना हरकत कर रहे हो, और इमोशनल स्टेट भी आपके सेफ्टी में आता है। रिस्क फॉर इंजरी वेरीज विद क्रोनोलॉजिकल एज एंड डेवलपमेंटल स्टेज। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कहाँ पे होता है, या सेफ्टी के मसले कहाँ पे होते हैं, जब आपको कोई या तो एज ज़्यादा हो जाती है, आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है, या आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। मतलब जब आप छोटे होते हैं और आपकी बॉडी डेवलपमेंट कर रही होती है, बढ़ रही होती है, तो उस दौरान आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब रिस्क हो सकते हैं। अच्छा, द ओल्डर एडल्ट क्या है, प्रोन टू फॉल्स, मतलब जो बड़े होते हैं वो गिर सकते हैं, बाथरूम में गिर सकते हैं, बेडरूम में गिर सकते हैं, किचन में, क्योंकि उनके अंदर जो है विजुअल, जो उनके अक्सर नज़र कमज़ोर हो जाती है, या फिर प्री डिस्पोजिशन टू डिजीनेस, या फिर चक्कर वगैरह आ जाते हैं, या साइन कोप एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन, या मुख्तलिफ़ किस्म के वो मुख्तलिफ़ मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हो सकते हैं। प्रिवेंशन मेजर्स फॉर दिस एज ग्रुप एम्फेसाइज स्लो पोजीशन चेंजेस। इसको आप क्या करेंगे कि जो बंदा है जो ओल्ड एज का है, उसको आप कहेंगे कि स्लोली चलें, गुड लाइट में चलें, मतलब जहाँ पे रोशनी ज़्यादा हो वहाँ पे आप वो करें, और हैंड रेल एंड कारपेट ऐसी जगह पे चले कि अगर आप फर्ज करो गिर भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा मसला ना हो। ठीक है, आपको ज़्यादा चोट ना लगे। अच्छा, इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल होता है, इंडिविजुअल हु ऑपरेट मशीनरी एक्सपीरियंस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फटीग, यूज़ अल्कोहल एंड ड्रग्स। जो काम जो है वो मतलब ऐसे लोग जो मशीन इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई बहुत ज़्यादा हेवी काम करते हैं, तो ज़्यादातर वो स्ट्रेस में होते हैं या टेंशन में होते हैं, उनको थकावट बहुत होती है, तो वो क्या करते हैं, अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। या फिर लिव इन हाई क्राइम नेबरहुड आर एट रिस्क फॉर इंजरी, या अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको भी उसमें ख़तरा हो सकता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर सच इज ड्राइविंग व्हीकल्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फ़र्ज़ करो आप गाड़ी चला रहे होते हो, आपसे आपका एक्सीडेंट हो सकता है अगर आप हाई स्पीड से चला रहे होते हो, स्मोकिंग करते हो, एक्सीडेंट्स वगैरह, ये सारे चीज़ें आपकी रिस्क फैक्टर में आते हैं। ये आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। ठीक है, सेंसरी और परसेप्चुअल अल्ट्रेशन क्या है, कि क्लाइंट्स हु है विजुअल, आपके नज़र में मसला है, हियरिंग में मसला है, टेस्ट में मसला है,
स्मेलिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों में अगर आपको कोई ना कोई इम्पेयरमेंट है, मसले हैं, तो आपको ख़तरे हो सकते हैं, ज़ाहिरी बात है। और द क्लाइंट्स आर ऑफन नॉट एबल टू परसीव पोटेंशियल डेंजर, मतलब इसमें आपको ख़तरे का पता नहीं चल रहा होता। अगर आपका नज़र कमज़ोर है तो आप जाके किसी चीज़ से टकरा जाओगे या आप गिर जाओगे, तो आपको ख़तरे का पता नहीं चल पाता। मोबिलिटी क्या है? आपका मूवमेंट, आपके बॉडी का मूवमेंट। अगर आप चल नहीं पाते, मोबिलिटी एम्पेयरमेंट में भी रिजल्ट ऑफ पुअर बैलेंस, अगर आपके बॉडी का बैलेंस सही नहीं है, आप खड़े नहीं हो सकते सही से, कोऑर्डिनेशन आपका, आपके मसल वीक है, आप पैरालाइज है, तो आपको इससे भी मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरे हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिंसिपल्स, मतलब आप किसी भी इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे। हेल्थ केयर एनवायरनमेंट जो है, आपको माइक्रोब वहाँ पे नहीं रखने, जहाँ पे आप हेल्थ केयर देते हो माइक्रोब से बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इन्फेक्शन डायरेक्टेड कंट्रोल इन एलिमिनेटिंग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ भी मतलब जो भी आपको लगे कि ये इस चीज़ से एलिमिनेशन पैदा हो सकती है या फिर इन्फेक्शन, तो आपने उसको ख़त्म कर दें। नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग क्लाइंट्स बाई दमसेल्फ बाई यूजिंग इन्फेक्शन, वही बात है कि आपने क्लाइंट की हिफाजत करनी है। अच्छा, अब आते हैं पैथोजेनेसिटी पे। पैथोजेनेसिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिजीज़, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इतनी ताकत होती है कि वो आपके बॉडी के अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस कर सके। फ़र्ज़ करो बैक्टीरिया है तो वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा कर सकता है, वायरस कर सकता है। तो ये बीमारी जब आपको कॉज होती है, इसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिटी, ठीक है। और जो चीज़ें आपको बीमारी काज कर रहे होते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पैथोजेन। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के 5 टाइप्स हैं यहाँ पे दी हुई है, जिसमें बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंजाई, प्रोटोजोआ और रिकेट्सा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं, माइट्स, लाइस वगैरह। अच्छा जी, वायरुलेंस क्या है? द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, कितने हद तक आपको कोई भी बीमारी या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमार कर सकता है, उसकी डिग्री कितनी है, इसको हम कहते हैं वायरुलेंस। इसके बाद है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है कि जब आपके बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाते हैं, वो वहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और आपका जो है इंजरी हो जाता है, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन, ठीक है। और जो चीज़ें कर रहे होते हैं, जो चीज़ें ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। अच्छा, कम्युनिकेबल एजेंट्स क्या होते हैं कि एक बंदे से दूसरे बंदे को बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है किसी भी चीज़ के ज़रिए से। अच्छा, और जो चीज़ें ये बीमारियाँ काज कर रही होती हैं, मतलब जो बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है आसानी से, वो है कम्युनिकेबल एजेंट्स, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो चीज़ें ये बीमारी काज कर रहे होते हैं, जो कि ट्रांसफरेबल होती है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल एजेंट्स। फ्लोरा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द ह्यूमन बॉडी। रेजिडेंट फ्लोरा ऑलवेज प्रेजेंट, ये हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए ज़्यादातर अच्छे होते हैं, ये हमें कोई नुकसान वगैरह नहीं देते। अगर हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर अलोन इज़ नॉट सफिशेंट टू रिमूव रेजिडेंट फ्लोरा, देयर मस्ट बी कंसिडरेबल फ्रैक्शन, मतलब ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि आपने साबुन से हाथ धो लिए तो रेजिडेंट फ्लोरा या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि आपने उसको अच्छी तरीके से रगड़ना है और सही तरीके से धोने हैं, तभी आ जाके आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो सकते हैं। अच्छा, ट्रांजेंट फ्लोरा है, ये मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसमें क्या है कि ये मतलब कुछ एपिसोडिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके स्किन पे आ जाते हैं, आप हाथ धोते हैं, साबुन से धोते हैं, वैसे धो देते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ये इतने वो नहीं होते, मतलब ख़तरनाक नहीं होते। अच्छा, चेन ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले इन एजेंट क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो चीज़ आपको बीमारी कॉज कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं? एजेंट। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं, केमिकल एजेंट्स आते हैं और फिज़िकल एजेंट्स आते हैं, जो कि मतलब बायोलॉजिकल एजेंट्स जो जानदार होते हैं, केमिकल किसी भी केमिकल की वजह से अगर आपको बीमारी होती है वो है केमिकल, और एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती है तो वो है फिज़िकल एजेंट्स। होस्ट क्या होता है? जिसके अंदर बीमारी जाती है। फ़र्ज़ करो इंसान है, इंसान की बॉडी है, तो एजेंट आएगा बाहर से, इंसान के बॉडी के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसको खुराक वगैरह मिलेगी, तो वो वहाँ पे बीमारी कॉज करेगा। इसको हम कहते हैं होस्ट। होस्ट क्या है? मेज़बान, जहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलती है, खुराक मिलती है। तो इस केस में होस्ट कौन है? इंसान की बॉडी, ठीक है। अच्छा, एनवायरनमेंट तो सबको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती है और जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। अब
यहाँ पे एजेंट और होस्ट का एनवायरनमेंट है, मतलब अगर एजेंट को ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जो उसको चाहिए है, या फिर उसको वो मिलती है, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह सही से मिलते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा और आपको बीमारी या इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर सकता है। अच्छा, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि जब एक बंदे से दूसरे बंदे तक बीमारी जाती है तो किस तरीके से जाती है, इसको हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिट होना, एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर जाना बीमारी, ठीक है, इसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। किस तरीके से एक बंदे से बीमारी निकलती है, कौन से रूट से निकलती है और कौन से रूट से दूसरे बंदे को एंटर होती है, इसको हम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको जस्ट उसका ओवरव्यू बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है कि जब बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुँच जाती है या पहुँचने वाली होती है, और दूसरा जो बंदा है जिसको बीमारी लगने वाली है, अगर उसने कुछ ऐसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या जो जरासीम है उसके बॉडी के अंदर नहीं गए और वो बच गया उस बीमारी से, तो ये क्या क्या उसने चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ दिया, ब्रेक किया, तो इसको हम कहते हैं चेन, ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? सिंपल ये कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो और हॉस्पिटल से आपको जो बीमारियां लगती है, हालांकि हॉस्पिटल जो है वो मरीज़ों की जगह है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग सकती हैं क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ, तो इसको हम कहते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, जो आपको हॉस्पिटल से लगते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आप इसको कह सकते हो। अच्छा, हाइजीन क्या होता है? हाइजीन का आप सिंपल मतलब ले लो सफाई, ठीक है, आप अपने स्किन की सफाई का ख्याल रखते हो, आप अपने रिलैक्सेशन और कंफर्ट का ख्याल रखते हो, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट की सफाई का ख्याल रखते हो, तो इससे आपका डिफेंस मैकेनिज़्म जो आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है वो भी हाई होगा, ठीक है, और आप बीमारियों से बचेंगे, इसको हम कहते हैं हाइजीन। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। अब आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है जब आप मतलब एक मरीज़ का ख्याल रखते हो? परफॉर्म अ क्लाइंट इंजरी रिस्क अप्राइजल, मतलब किस चीज़ की वजह से उसको इंजरी हुई है, किस चीज़ की वजह से उसको रिस्क बहुत ज़्यादा है, वो ख़त्म कर देना है। एलिमिनेट और मॉडिफाई रिस्क एलिमेंट व्हेन पॉसिबल, फिर से वही बात। इम्प्लीमेंट एनवायरमेंटल प्रिकॉशन, उसको प्रिकॉशन देने कि अगर आप किसी एनवायरनमेंट में जाते हो तो आपने क्या प्रिकॉशंस करने हैं, जैसे कि अगर आप किसी जगह पे जाते हो हैंड हाइजीन करने हैं, एडिकेट लाइट में जाना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस करना है, मेंटेन इंट्रावेनस एक्सेस अकॉर्डिंग टू इंट्रावेनस प्रोटोकॉल्स, अपने प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है वगैरह। नो एंड कंप्लाई विद द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इसके बाद आपने असेसमेंट स्कोर कैसे देना है? अगर किसी बंदे का जो है फूड है तो वो आपने गुड है तो आपने 0 देना है, फेयर है तो आपने 1 देना है, और पुअर है तो आपने 2 देना है, मतलब बहुत जितना उसके हालात ख़राब होती जाती है आपने नंबर ज़्यादा कर। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, डिस्कस की है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।